Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for CUET 2025 CS or IP exam. So let us start the video. देखिए सेक्शन ए में वो टॉपिक्स हैं जो सीएस और आईपी दोनों के लिए कॉमन है, आप दोनों को ही पढ़ने हैं। यहाँ पर सेक्शन ए डेटाबेस कंसेप्ट, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने कंप्यूटर साइंस चैप्टर 8 डेटाबेस कंसेप्ट कंप्लीट किया। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक्स कॉमन है वो आपको इसी तरह से पढ़ने हैं, जिस बुक में गिवन है आप उससे अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से कवर किया है डेटाबेस कंसेप्ट, बट इसमें एक और टॉपिक यहाँ पर गिवन है रिलेशनल एल्जेब्रा, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया है। ये टॉपिक कहाँ पर कवर होगा, जब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को कंप्लीट करेंगे। तो इसी का लास्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रिलेशन, जिसमें हम रिलेशनल एल्जेब्रा को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारा ये रह गया है, ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को यहीं पर रहने दें, क्योंकि ये हम आगे कंप्लीट करेंगे। अभी आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आपके सिलेबस में भी 2 पार्ट्स में शो किया गया है। यहाँ पर हम भी इसे 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, बट ये 2 पार्ट्स इसके अकॉर्डिंग नहीं है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से लेकर डिलीट तक, इतना पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं। और फिर इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है मैथ फंक्शन से लेकर और लास्ट टॉपिक जॉइन तक, इसके साथ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कंप्लीट होगी। तो इतना पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारे ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस कंसेप्ट हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, रिलेशनल एल्जेब्रा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड डिलीट तक यहाँ तक कवर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक हमें आज की वीडियो में कवर करने हैं, ये कहाँ पर गिवन है, कौन सी बुक में है, ये देख लेते हैं। तो आपको आना है कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी पर, यहाँ पर चैप्टर 9 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल ये गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 7 टॉपिक्स ये आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टारगेट है। ओके, इसकी हेल्प से इतना पोर्शन कवर हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर ये मार्क किया है। ठीक है, इतना पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाएगा आज की वीडियो में। एंड साथ ही जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसमें हम रिमेनिंग सीक्वल को कंप्लीट करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स, फंक्शंस इन सीक्वल, ग्रुप बाय क्लॉज, ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, यूजिंग टू रिलेशंस इन अ क्वेरी, ये सभी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं। एंड साथ ही जो आईपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक्स गिवन है आईपी एनसीईआरटी चैप्टर 1 में। आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 1 में ये वही टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर सीएस में गिवन है लास्ट में। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करें या फिर यहाँ पर कवर करें, एक ही बात है। इसलिए हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली आईपी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर 8 डेटाबेस कंसेप्ट कंप्लीट करना है और उसके बाद चैप्टर 9 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, डेटाबेस कंसेप्ट एंड देन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा इन सभी चैप्टर्स की हेल्प से। ओके, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले हम यहाँ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, इसके बारे में हम सीक्वल के बारे में समझेंगे, देन डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्वेरी एंड डेटा अपडेशन एंड डिलीशन के रिगार्डिंग सीक्वल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डीबीएमएस के बारे में पढ़ा था। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमें पढ़ना है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जहाँ पर एक डेटाबेस में बहुत सारे रिलेशंस होंगे एंड उसे मेंटेन करने के लिए हम आरडीबीएमएस का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर आरडीबीएमएस के एग्जाम्पल्स गिवन है, माई सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर, पोस्टग्रे सीक्वल, ओरेकल, ये सभी आरडीबीएमएस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। बट अगर हम बात करें डेटाबेस की,
जब हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करना होगा। इसी तरह की एक क्वेरी लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सबसे पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं RDBMS में। सो इसी की हेल्प से हम यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन करने वाले हैं। एंड इवन डेटा मैनिपुलेशन तब करेंगे जब हमारे पास डेटा होगा। तो डेटा कहाँ पर स्टोर करेंगे? जब हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, मींस डेटाबेस एंड टेबल्स होंगी। सो सभी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, उसमें डेटा फिल करने के लिए, फिर उस डेटा पर मैनिपुलेशन करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सीक्वल को इजीली लर्न कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स होते हैं एंड ये केस सेंसिटिव भी नहीं है। मींस यहाँ पर अगर हमने कमांड कैपिटल लेटर में लिखी है या फिर स्मॉल लेटर में लिखी है, दोनों बात सेम है, वहाँ पर केस मैटर नहीं करता है। देन बात करें सीक्वल का क्या बेनिफिट है, तो हमें यहाँ पर डेटाबेस को ये नहीं बताना कि डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हमें डेटा कैसे लेना है, ये चीज़ हमें स्पेसिफाई नहीं करनी है। हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें क्या डेटा चाहिए। मींस अगर मुझे किसी भी डेटाबेस से कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ये नहीं बताना कि आपको कैसे कैसे वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें सिर्फ ये बताना होगा कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। सो आप सिर्फ व्हाट को स्पेसिफाई करते हैं, ना कि हाउ को। एंड यही इसका बेनिफिट है कि यहाँ पर आपको सिर्फ यही स्पेसिफाई करना है कि आपको क्या चाहिए और बाकी काम सीक्वल खुद करता है। सो यहाँ पर आप सिर्फ क्वेरी ही नहीं करते, उस डेटा का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं एंड डेटा भी रिट्राइव करते हैं। ओके, सो ये सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग सीक्वल। ओके, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं माई सीक्वल के बारे में, जो एक ओपन सोर्स RDBMS सॉफ्टवेयर है। माई सीक्वल को यूज़ करने से पहले हमें सीक्वल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सीक्वल केस इनसेंसिटिव है। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसमें केस मैटर नहीं करता है। आपने एक कॉलम का नेम सैलरी लिखा स्मॉल लेटर्स में और फिर आप उसी कॉलम नेम को यूज़ कर रहे हैं किसी और स्टेटमेंट में जहाँ पर आपने सैलरी को कैपिटल लेटर्स में लिखा है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम है क्योंकि यहाँ पर केस मैटर नहीं करता है। इसके बाद सीक्वल स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ एंड करनी है। मींस जैसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप के साथ एक स्टेटमेंट को एंड करते हैं, उसी तरह से सीक्वल स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे। इसके बाद अगर आपको मल्टी लाइन सीक्वल स्टेटमेंट लिखनी है, मल्टी लाइन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक लाइन में फिनिश नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पर फिनिश नहीं हो गई है, ये स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यूड है, इसका मतलब ये है मल्टी लाइन स्टेटमेंट। इसी तरह से अगर आप सीक्वल में मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये शो होगा माई सीक्वल और इस तरह का सिंबल आपको शो होगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर कुछ लिखा बट वो चीज़ आपको यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करनी है, तो आपने एंटर प्रेस किया, बट क्योंकि यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, इसके लिए जो ये सिंबल है अब ये नेक्स्ट लाइन में आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख रहे थे, अभी ये स्टेटमेंट कंटिन्यूड है, अभी ये खत्म नहीं हुई है, तो आपको इसे कंटिन्यू करना है। एंड फिर जब आप सेमीकोलन लगाकर एंटर प्रेस करेंगे तभी आपको रिजल्ट शो होता है नेक्स्ट लाइन में। ओके, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो देखिए, जब कोई डेटाबेस बनाया जाएगा तो हम उसमें मल्टीपल रिलेशंस मतलब मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं एंड हर एक टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, मींस कॉलम होंगे एंड हर एक कॉलम के पास डेटा टाइप होगा और ऑप्शनल है हम वहाँ पर कॉन्स्टेंट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमें ये सब चीज़ें बनानी कैसे हैं, क्रिएट कैसे करनी है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। सो किसी भी एट्रीब्यूट के लिए डेटा टाइप का मतलब है उसमें जो डेटा वैल्यू आने वाली है, मतलब जो भी हम उसमें स्टोर करेंगे वैल्यू, वो कौन से टाइप की होनी चाहिए।
क्योंकि हमें डेटा टाइप ये बता रहा है कि वो कौन से टाइप का डेटा है, तो ये भी बताता है कि हम उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक डेटा पर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी एरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये हम न्यूमेरिक डेटा पर करते हैं। बट अगर कैरेक्टर डेटा है तो उस पर एरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास वैल्यूज़ गिवन है ए एंड बी, तो ये इस पर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें नहीं करेंगे। बट अगर आपके पास डेटा है 1 2, तो ये न्यूमेरिक डेटा है, इस पर आप एरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर कॉमनली यूज डेटा टाइप्स गिवन है, न्यूमेरिक टाइप्स, डेट एंड टाइम टाइप्स, देन स्ट्रिंग टाइप्स। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए कैर एंड वेर कैर डेटा टाइप्स की। सो यहाँ पर सबसे पहले कैर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम कैर तब यूज़ करेंगे जब हमें फिक्स लेंथ रखनी है, मीन्स हमें इतने कैरेक्टर स्पेसिफाई करने हैं एंड उनके लिए स्पेस रिजर्व करना है। सपोज हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कैर 10, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स के लिए स्पेस रिजर्व करना है। सो भले ही जो एक्चुअल वैल्यू है सिटी, उसमें सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, जो 6 कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो जो रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनका स्पेस फ्री हो जाएगा, वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड रहेगा। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कैर फिक्स लेंथ का है। सो जब हम कैर के आगे ये लेंथ स्पेसिफाई करते हैं, इससे हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स का स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाइड रखना है। तो भले ही हम उससे कम वैल्यू प्रोवाइड करें, मीन्स 10 कैरेक्टर्स थे बट हमने सिर्फ 4 ही प्रोवाइड किए हैं, तब भी जो रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स हैं उनका स्पेस फ्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स लेंथ है वो फिक्स्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पर जो रेंज है, जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। मतलब आप n की जगह 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं वेर कैर डेटा टाइप की। सो देखिए, वेर कैर डेटा टाइप, इसमें वेर इंडिकेट करता है वेरिएबल। इसका मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है। मतलब अगर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है वेर कैर 30, बट जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है सिटी, उसमें तो सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, तो जो कैरेक्टर्स बच गए हैं, रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं 26 कैरेक्टर्स, वो कहाँ जाएंगे? मतलब क्या उनका स्पेस ऑक्यूपाई रहेगा? नहीं, यहाँ पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल एलोकेटेड बाइट्स इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि एक्चुअल स्ट्रिंग की वैल्यू कितनी है। सो जो एक्चुअल स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की है, उसके उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का स्पेस ही ऑक्यूपाइड रहेगा, और बाकी जितने कैरेक्टर्स नहीं हैं उनका स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैर 10 लिखा और फिर सिटी लिखा। सो इस केस में जो रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स थे वो उनका स्पेस फ्री नहीं हो पाया। बट इन केस ऑफ वेर कैर, अगर हमने लिखा है वेर कैर 30 और फिर हमने एक वैल्यू दी है सिटी, तो अब की बार 4 कैरेक्टर्स ही ऑक्यूपाई हुए हैं, बट जो रिमेनिंग 26 कैरेक्टर्स का स्पेस है वो इस बार फ्री हो जाएगा, ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा। यहाँ पर कैर और वेर कैर के लिए आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है लेंथ के लिए जो प्रोवाइडेड हैं, एंड ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न देम। इसके बाद बात करते हैं इंट डेटा टाइप के बारे में। सो जब हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तब हम यूज़ करते हैं इंट। हर एक इंट वैल्यू स्टोरेज में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, इतना मेमोरी स्पेस यूज़ करती है। देन रेंज ऑफ अनसाइंड वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। तो देखिए, आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं ये अनसाइंड वैल्यूज़ क्या हैं। सो सिंपली हम बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ की, मींस 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज़। सो उनको हम कहते हैं अनसाइंड वैल्यूज़, मींस जिसके साथ हमें साइन ना लगाना पड़े। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी रेंज है, मींस हम इंट की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेंज कितनी है। सो ये रेंज स्टार्ट होती है 0 से और इस नंबर तक होती है। ठीक है, सो ये पूरी रेंज है, मींस इस रेंज के बीच आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं इंट डेटा टाइप के यूज़ करते हुए। ठीक है, और फिर अगर इससे भी बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बिग इंट, जो 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। ओके, अब बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। सो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ऐसे नंबर स्टोर करने हैं जो डेसिमल पॉइंट्स रखते हैं, लाइक कोई भी डेसिमल वैल्यू है, लाइक 2.3, इस तरह की वैल्यूज़ हम अगर स्टोर करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं फ्लोट। सो यहाँ पर हर एक फ्लोट वैल्यू 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। देन नेक्स्ट इज डेट डेटा टाइप।
इसका फॉर्मेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फॉर्मेट है, सबसे पहले ईयर लिखेंगे, उसके बाद डैश लगाएंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे डेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईयर, मंथ और डेट इसी तरह से मेंशन करने हैं, यही फॉर्मेट है। एंड यस, आपको हमेशा इस वैल्यू को कोट्स के बीच में देना है, कोट्स नहीं मिस करने हैं। एंड जो सपोर्टेड रेंज है वो यहाँ पर गिवन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। एंड मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सभी चीज़ें हाईलाइट भी कर दी हैं ताकि आपको याद रहे, आप भूलें नहीं। ओके, सो आप इनको याद रखें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं एंड आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? कांस्टेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन। सो अगर हमें एट्रीब्यूट के डेटा वैल्यू पर रेस्ट्रिक्शन लगानी है कि सिर्फ इसी टाइप की डेटा वैल्यूज़ आनी चाहिए इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में, इस तरह की रेस्ट्रिक्शन हमें लगानी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट। ये इंश्योर करते हैं कि जो डेटा एंटर किया जा रहा है वो करेक्ट होगा। एंड ये ज़रूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको कांस्टेंट यूज़ करना ही है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो डिफ़ाइन कर सकते हैं, नहीं चाहते तो मत डिफ़ाइन करिए। सिर्फ कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप उतना नेसेसरी है, बट ये कांस्टेंट ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। सो यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज्ड कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है नॉट नल। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये स्पेसिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती। मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, प्राइमरी की के अलावा हर एक कॉलम नल वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करता है। बट अगर हमें ये स्पेसिफाई करना है कि इसमें नल वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए तो उसके लिए हमें नॉट नल स्पेसिफाई करना होगा। एंड नॉट नल को सिर्फ 3 केसेस में यूज़ करते हैं, जहाँ पर वैल्यू मिसिंग है, अननोन है या फिर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इन 3 केसेस में यूज़ करते हैं नॉट नल। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिक। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना है कि इस कॉलम में सिर्फ यूनिक या फिर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ही आएंगी, तब हम यूज़ करते हैं यूनिक। इसके बाद डिफ़ॉल्ट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कॉलम के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जब कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की जाती है। देन प्राइमरी की, जब हम किसी भी कॉलम पर प्राइमरी की सेट करते हैं, इसका मतलब है उस कॉलम की हेल्प से हम टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन फॉरेन की, ये एक ऐसा कॉलम है जो एक प्राइमरी की को रेफरेंस करता है। मींस यहाँ पर जो वैल्यू हम फॉरेन की में इंक्लूड करने वाले हैं वो कहाँ से रेफरेंस लेती हैं, एक दूसरी टेबल की प्राइमरी की से। एंड इस प्राइमरी की में जो वैल्यूज़ हैं या तो वो वैल्यूज़ इस फॉरेन की में हो सकती हैं या फिर नल वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो ये चीज़, ये रेफरेंस दिखाने के लिए हमें यहाँ पर फॉरेन की बनानी होती है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेन की कांस्टेंट। ओके, अब बात करते हैं डेटा डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, डेटा डेफिनेशन का मतलब है जब हम डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमें स्कीमा को डिफाइन करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले रिलेशन क्रिएट करना होगा, मतलब टेबल क्रिएट करनी होगी। टेबल को क्रिएट करने के लिए उसका नेम देते हैं, वहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मेंशन करते हैं, उनके डेटा टाइप्स एंड कांस्टेंट भी मेंशन करते हैं। बट क्योंकि हम टेबल कहाँ पर बनाते हैं, डेटाबेस में, तो टेबल्स बनाने से पहले हमें डेटाबेस बनाना होगा। एंड साथ ही ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया है तो हो सकता है कि हमें स्ट्रक्चर में कोई चीज़ चेंज करनी है या फिर कुछ चीज़ डिलीट करनी है। तो अगर स्ट्रक्चर में कुछ डिफाइन करना है, मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, इन सभी के लिए हम कौन सी कमांड्स यूज़ करते हैं, DDL कमांड्स, जिसे हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से मतलब है ऐसी स्टेटमेंट्स जिनकी हेल्प से हम डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं किस तरह से न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आगे हम क्योंकि बाकी माई SQL स्टेटमेंट्स को लर्न करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हम डेटाबेस को क्रिएट करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और फिर उसके बाद लिखना है एक्चुअल डेटाबेस का नेम। देखिए, यहाँ पर हम सिंटेक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट के लिए एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, बट आपको सिंटेक्स पर प्रॉपरली फोकस करना है। एक बार आप सिंटेक्स को समझ जाते हैं
तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आपको जो पॉइंट्स बताए जाते हैं वो आप केयरफुली सुने। यहाँ पर जब आपको क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट लिखनी है तो क्रिएट डेटाबेस एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद डेटाबेस नेम, यहाँ पर आपको एक्चुअल डेटाबेस का नेम लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड फिर क्योंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो सेमीकोलन लगाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमें गिवन है स्टूडेंट अटेंडेंस, इस नेम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्रिएट डेटाबेस और फिर उसके बाद वही डेटाबेस का नेम लिखा है जो हमें यहाँ पर गिवन है और फिर सेमीकोलन लगाया है। सो यहाँ पर ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो यहाँ पर गिवन है एंड आपको पता होना चाहिए। सो अगर लिनक्स में हम बात करें डेटाबेस और टेबल्स के नेम्स की तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया है AB, ठीक है, किस में, लिनक्स में, और फिर आप उसको एक दूसरी स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हैं इस नेम को, बट आपने ये स्मॉल लेटर्स में लिख दिया इस तरह से AB। तो उस केस में क्या होगा, लिनक्स के केस में क्योंकि केस सेंसिटिव है डेटाबेस का नेम तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, एरर आ जाएगा। बट अगर हम बात करें विंडोज़ की तो विंडोज़ में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर विंडोज़ में आपने डेटाबेस या टेबल का नेम इस तरह से दिया है और फिर आप केस चेंज करके उस नेम को यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा विंडोज़ में होता है, बट लिनक्स के केस में क्योंकि डेटाबेस और टेबल्स के नेम केस सेंसिटिव हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि जब आप डेटाबेस और टेबल के नेम को यूज़ कर रहे हैं तो आप उन्हें उसी लेटर केस में लिखें जैसा आपने उन्हें डिफाइन किया है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देन अगर आपको ये देखना है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस कौन कौन से हैं, उनके नेम्स देखने के लिए आप यूज़ करते हैं शो डेटाबेसेस कमांड। बस आपको इतना ही लिखना है, शो डेटाबेसेस, और फिर सेमीकोलन लगाना है। इतना ही लिखना है, यहाँ पर कोई डेटाबेस का नेम नहीं लिखना क्योंकि वो चीज़ आपको आउटपुट में दिखाई जाएगी। तो आपको अगर डेटाबेस के नेम्स देखने हैं तो आप यूज़ करते हैं शो डेटाबेसेस कमांड। यहाँ पर लिखना है शो डेटाबेसेस और इसके बाद सेमीकोलन। अब बात करते हैं, अगर आपको ये बताना है कि हमें इनमें से कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। अभी तक आपने सिर्फ ये देखा कि कौन कौन से डेटाबेस प्रेजेंट हैं, अब हमें ये बताना है कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ स्टेटमेंट। सबसे पहले लिखेंगे यूज़ और फिर उसके बाद लिखेंगे डेटाबेस का नेम। तो अगर हमें स्टूडेंट अटेंडेंस ये डेटाबेस यूज़ करना है तो हम लिखेंगे यूज़ फिर उस डेटाबेस का नेम और सेमीकोलन। इसका मतलब है कि हमें ये डेटाबेस यूज़ करना है। इसके बाद हमें बताया गया है कि जब हम इनिशियली क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस को तब वो एम्प्टी है, बिकॉज़ यहाँ पर हम सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, हमने अभी तक उसके अंदर कोई टेबल्स नहीं बनाई हैं। अब यहाँ पर जब हमें देखना है कि डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट हैं तो हम यूज़ करते हैं शो टेबल्स कमांड। क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है कि हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें इस कमांड में ये मेंशन नहीं करना है कि कौन सा डेटाबेस, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हम स्पेसिफाई कर चुके हैं कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। इसलिए हम यूज़ करते हैं ये स्टेटमेंट। फिर इसके बाद हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो इसी डेटाबेस के लिए लिख रहे हैं, और जब हमें डेटाबेस चेंज करना है तो फिर से हम यूज़ स्टेटमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस ये डेटाबेस यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट हैं। इसके लिए हमने लिखा शो टेबल सेमीकोलन। हमेशा किसी भी डेटाबेस के लिए आपको टेबल्स के नेम देखने हैं तो आप यूज़ करते हैं ये स्टेटमेंट। एंड यहाँ पर क्योंकि अभी तक हमने कोई टेबल क्रिएट की नहीं है तो हमें एम्प्टी सेट मिला है। एम्प्टी सेट का मतलब है कि यहाँ पर इस कमांड के लिए कोई भी मैचिंग रिजल्ट नहीं मिला है। जब कोई मैचिंग रिजल्ट नहीं मिलता तब हमें रिजल्ट में एम्प्टी सेट मिलता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट टेबल कमांड पर। यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है एंड अब हम उस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, मींस न्यू रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पर
रिलेशन मीन्स टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है क्रिएट टेबल। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक्चुअल टेबल का नेम लिखना है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चन में बोला गया है टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर टेबल नेम की जगह क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। तो यहाँ पर किस तरह से कमांड लिखी जाएगी, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इस तरह से। फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है एक ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें किसी भी टेबल को बनाते टाइम ये बताना होगा कि वहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स हैं, मीन्स कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। उन सभी की डेफिनेशंस भी हमें देनी है। एंड ये डेफिनेशन देने के लिए हम यहाँ पर ये ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हम कॉलम डेफिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर एक कॉलम डेफिनेशन देने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम की डेफिनेशन देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से जितने भी कॉलम की डेफिनेशन देनी है वो देंगे, और फिर जो लास्ट कॉलम होगा उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जो यहाँ पर स्टार्ट किया था। और क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो सेमीकोलन लास्ट में लगाएंगे। ओके, यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कि कॉलम की डेफिनेशन किस तरह से देते हैं। तो देखिए, कॉलम की डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है कॉलम का नेम। इसके बाद आपको लिखना है उसका डेटा टाइप। अब ये हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स डिस्कस किए हैं, जो भी डेटा टाइप आपको मैचिंग लगता है कि यहाँ पर यूज़ करना चाहिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑप्शनल है, मीन्स आप यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, आप पर डिपेंड करता है, या फिर जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर किसी भी क्रिएट टेबल कमांड को जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर जो नेसेसरी एलिमेंट है वो क्या है, टेबल नेम और एट्रीब्यूट की डेफिनेशन, जिसमें आपको एट्रीब्यूट नेम और उसका डेटा टाइप मेंशन करना नेसेसरी है, कंपलसरी है। बट कॉन्स्टेंट ये ऑप्शनल है, आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर जब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, तो फिर एंटर करने के बाद हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट के लिए कुछ बात ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाता है रिलेशन की डिग्री, रिलेशन की डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। देन एट्रीब्यूट नेम ये स्पेसिफाई करता है कि कॉलम का नेम क्या है उस टेबल में। देन डेटा टाइप ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से टाइप की वैल्यू आ सकती है उस एट्रीब्यूट में। देन कॉन्स्टेंट ये एक रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन इम्पोज करता है एट्रीब्यूट की वैल्यू के ऊपर, मीन्स एक एट्रीब्यूट में किस तरह की वैल्यूज आएंगी उस चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एट्रीब्यूट नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल होती है, बट प्राइमरी की के अलावा बाकी सभी एट्रीब्यूट्स बाय डिफ़ॉल्ट नल होते हैं, मीन्स वो नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर शो किया गया है स्टूडेंट, गार्जियन एंड अटेंडेंस टेबल में हर एक एट्रीब्यूट के लिए कौन सा डेटा टाइप एंड कौन सा कांस्टेंट चूज़ किया गया है। सबसे पहले हम स्टूडेंट टेबल को समझने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल को प्रॉपर्ली समझेंगे। देन गार्जियन एंड अटेंडेंस, ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करें, इन्हें समझें, एंड अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप पूछें। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रिलेशन के बारे में। सबसे पहला एट्रीब्यूट है रोल नंबर। अब देखिए, रोल नंबर हमें पता है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, एंड किसी भी क्लास के रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर होंगे 100 तक, इसका मतलब है कि 1 से 100 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब हम बात करते हैं इंट डेटा टाइप की, तो यहाँ पर ये सबसे अप्रोप्रिएट डेटा टाइप है इस कंडीशन के लिए, जहाँ पर हमें मैक्सिमम 3 डिजिट स्टोर करने हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू के। ठीक है, यहाँ पर इंट डेटा टाइप हमने फिक्स कर लिया है। इसके बाद हम बात करें कॉन्स्टेंट की, तो हम जानते हैं एक क्लास में ऐसे कोई 2 स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनका रोल नंबर सेम हो सकता है, हर एक स्टूडेंट का एक क्लास में अलग रोल नंबर होता है। तो यहाँ पर इसे हम प्राइमरी की भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस नेम मीन स्टूडेंट नेम की। हमें पता है कि कोई भी ऐसे 2 स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हों जिनके केस में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं नेम में वो सेम हो, और हो भी सकता है
क्या पता दो लोगों के नेम सेम हो, बट पूरी क्लास में तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नेम में सेम नहीं हो सकते ना, इसलिए हमें यहाँ पर वेरिएबल लेंथ रखनी होगी। सो वेरिएबल लेंथ हम मान रहे हैं कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होंगे। सो यहाँ पर हम वेरिएबल लेंथ को इंडिकेट करेंगे var से, और जो इसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं 20 वो यहाँ पर ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे। इसके बाद हमें ये भी स्पेसिफाई करना है कि एस नेम देना ज़रूरी है, हम उसे नल नहीं रहने दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सभी एट्रीब्यूट्स नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करते हैं, बट हमें यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करानी, तो हमें क्या मेंशन करना होगा, नॉट नल कॉन्स्टेंट। इसी तरह से एस डेट ऑफ बर्थ, ये एक डेट वैल्यू है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे डेट डेटा टाइप, एंड देन हमें ये भी नल नहीं चाहिए, तो हमने लिखा है नॉट नल। इसके बाद नेक्स्ट है GUID। सो GUID क्या है, गार्जियन आईडी। हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि गार्जियन आईडी में हम आधार नंबर यूज़ करेंगे, एंड आधार नंबर एक 12 डिजिट नंबर है। सो यहाँ पर जो लेंथ है वो फिक्स हो चुकी है, एंड हमें ये भी पता है कि आधार नंबर मीन्स GUID पर हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हम GUID के लिए कैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर लेंथ फिक्स्ड है 12 डिजिट्स। सो यहाँ पर हम 12 कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। कैरेक्टर्स में आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप यूज़ करेंगे वो उस पर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर 12 डिजिट नंबर ही लिखेंगे, बट वो एज कैरेक्टर स्टोर होंगे, ठीक है, ना कि न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कैर यूज़ कर रहे हैं, एंड क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो है 12, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। इसके बाद GUID एक फॉरेन की है। फॉरेन की क्यों है, क्योंकि ये दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही है। सो दूसरी टेबल कौन सी है, गार्जियन। सो गार्जियन की प्राइमरी की है GUID। सो ये जो GUID स्टूडेंट टेबल में प्रेजेंट है, ये पहले ही गार्जियन टेबल के प्राइमरी की में प्रेजेंट है, एंड इसी वजह से हम जब इसको रेफरेंस करेंगे इस टेबल से, इसलिए हम कह रहे हैं कि GUID स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की है। ओके, सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल्स आप खुद से देखें, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया है कि टेबल का क्या नेम है, उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स हैं, उसके बाद हमें क्रिएट टेबल कमांड लिखनी है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर एक्चुअल टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको वही यूज़ करना है। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, कॉलम डेफिनेशन देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं रोल नंबर। अब यहाँ पर क्योंकि रोल नंबर जो है उसका डेटा टाइप इंट है, तो हम वो उसके आगे ही मेंशन करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, आप इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या है। ये सिर्फ हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर शो किया है इस तरह से, बट ये एक्चुअल में टेबल नहीं है, टेबल अभी हमें बनानी है। ठीक है, ये हम कमांड लिख रहे हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कौन से डेटा टाइप हो सकते हैं, ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने एक्चुअल कमांड लिखी नहीं थी, अब हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद आप हर एक कॉलम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले रोल नंबर, फिर उसका डेटा टाइप इंट, इसके बाद कॉमा लगाएंगे जब एक कॉलम डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, फिर नेक्स्ट कॉलम की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी आप यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, तो इसे हम सेपरेटली डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था, हमने इसको लास्ट में मेंशन किया है। तो ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, जब लास्ट कॉलम GUID लिखा है उसकी कॉलम डेफिनेशन के बाद कॉमा लगाया, फिर यहाँ पर लिखा प्राइमरी की, और फिर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम जिसे हमें प्राइमरी की बनाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट किया था वो यहाँ पर क्लोज किया है, और फिर फाइनली स्टेटमेंट को क्लोज किया है। सो ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, ऐसे भी आप प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एंड आपको ध्यान रखना है कॉमा कब यूज़ करेंगे, जब हमें ये कॉलम डेफिनेशन सेपरेट करनी है, और सेमीकॉलन कब यूज़ करेंगे, जब उस पूरी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, जैसे ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुई है। ओके, एंड
इन एरोज के बारे में मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था, ये अनफिनिश स्टेटमेंट को दिखाते हैं। मींस आपने ये स्टेटमेंट अभी तक यहाँ पर फिनिश नहीं की है तो आप उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ये चीज़ दिखाते हैं ये एरो। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर है। देन टेबल का स्ट्रक्चर मींस टेबल की डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब स्टेटमेंट। डिस्क्राइब की जगह DESC भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले लिखना है डिस्क्राइब या फिर DESC लिख देंगे। इसके बाद लिखना है टेबल का नेम, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर को देखना है तो हम लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट फिर सेमीकोलन। सो इसकी हेल्प से इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगा। स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं। सो यहाँ पर फील्ड इस हेडिंग से इंडिकेट हो रहे हैं सभी एट्रीब्यूट्स के नेम। इसके बाद नेक्स्ट टाइप, यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग कॉलम का डेटा टाइप गिवन है। फिर ये है नल कॉलम, यहाँ पर बताया जाएगा कि इस कॉलम में नल वैल्यूज़ एक्सेप्टेड हैं या फिर नहीं। अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो नो लिखा होगा और अगर एक्सेप्टेड है तो येस लिखा होगा। जैसे यहाँ पर जो हमने ये कमांड दी है, ये कमांड, इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी की है, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नल होती है। सो उसके लिए हमें मेंशन नहीं करना। सो सिर्फ यहाँ पर रोल नंबर ऐसा है जिसके लिए हम नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी के लिए हम नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन सभी के आगे येस लिखा हुआ है एंड इनके आगे नो लिखा हुआ है, प्राइमरी की के आगे। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर ये की प्राइमरी की है इसलिए यहाँ पर लिखा है PRI, जो इंडिकेट कर रही है कि ये प्राइमरी की है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट, अभी तक हमने डिफ़ॉल्ट के बारे में पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट सेट नहीं किया है इसलिए हमें नल मिला है, मतलब यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। एंड देन एक्स्ट्रा में भी कुछ नहीं है। सो यहाँ पर ये जो हमने क्रिएट टेबल कमांड लिखी है ये इसके साथ मैच नहीं हो रही है जो हमें यहाँ पर बताया गया है, बट ऐसा नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है। ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस किया है कि एक सिंपल स्टूडेंट टेबल क्रिएट की है हमने एंड ये जो एग्जांपल है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल, ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो आपको दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो यहाँ पर ये अलग स्टेटमेंट है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी गिवन है, इसी भी सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो आप क्या प्रेफर करेंगे, कैर या फिर वेर कैर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि हर एक मोबाइल नंबर 10 डिजिट का एक नंबर होता है, इसका मतलब यहाँ पर हमें स्पेसिफिक फिक्स लेंथ पता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं फिक्स लेंथ के लिए, कैर। ओके, सो अब हम यहाँ पर शो टेबल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो इसके बाद हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज अब हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं। सो अब हम वो टेबल का नेम देख सकते हैं जो हमने क्रिएट की है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है ऑल्टर टेबल। सो अगर हमने क्रिएट टेबल स्टेटमेंट की हेल्प से टेबल क्रिएट कर दी है, बट हमें उसके बाद उसमें कोई चेंज करना है उसके स्ट्रक्चर में। मींस हम जानते हैं कि क्रिएट टेबल में हम एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाई करते हैं, उसका डेटा टाइप, कांस्टेंट, ये सभी चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। बट अगर इनमें से किसी भी चीज़ में चेंज करना है, मींस स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तब हम यूज़ करते हैं ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, उसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले क्योंकि हम टेबल में चेंज करने वाले हैं तो ऑल्टर टेबल और फिर टेबल का नेम लिखेंगे। ये चीज़ कभी भी आप स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे टेबल में तब आपको ये चीज़ मेंशन करनी ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टेबल का नेम लिखने के बाद अब आपको बताना है कि एक्चुअल में क्या चेंज है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं रिलेशन में। सो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की एक कांस्टेंट है जो एक कॉलम के ऊपर लगाया जाएगा। सो यहाँ पर हमें लिखना है ऐड प्राइमरी की और उसके बाद ब्रैकेट में ये स्पेसिफाई करना है कि कौन से कॉलम के ऊपर हम ये कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है, मींस एक से ज़्यादा कॉलम्स आपको प्राइमरी की में इंक्लूड करने हैं एज अ कॉम्बिनेशन, तो इसके लिए प्रोसीजर सेम है। आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन ऐड प्राइमरी की, फिर ब्रैकेट में आप वो कॉलम्स का नेम कॉमा लगा कर लिख देंगे जो आपको प्राइमरी की में सेट करने हैं। सो यहाँ पर इन दोनों पर प्राइमरी की कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट
कांस्टेंट के बारे में यहाँ पर हमें फॉरेन की ऐड करनी है इस रिलेशन में। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। जिस रिलेशन को रेफ़र करने वाले हैं मींस रेफरेंस्ड रिलेशन, वो पहले से क्रिएट करना है। देन रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट प्राइमरी की का पार्ट होना चाहिए एंड यहाँ पर जो डेटा टाइप है और साइज़ है रेफरेंस्ड और रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट्स के लिए वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको ये पॉइंट और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। हमने यहाँ पर लिखा है ऑल्टर टेबल, फिर जो एक्चुअल टेबल का नेम है वो लिखना है। अब क्योंकि हमें एक कांस्टेंट ऐड करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऐड। कौन सा कांस्टेंट है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, वो फॉरेन की है, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉरेन की। इसके बाद ब्रैकेट में बताएंगे कि कौन से एट्रीब्यूट को हम फॉरेन की बनाने वाले हैं, उसका नेम लिखेंगे। तो जिस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाया जाता है वो होता है रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। सो ये जो फॉरेन की बनाया गया है ये है रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट। और ये किसको रेफरेंस कर रहा है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंस टेबल का नेम। सो क्योंकि हम इस चीज़ को रेफ़र करने वाले हैं तो अगर हमने यहाँ पर रेफ़र किया है तो वो चीज़ पहले से होनी भी तो चाहिए, तभी तो हम उसे रेफ़र करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि ये रेफरेंस रिलेशन पहले से बनाना है इस कांस्टेंट को ऐड करने से पहले, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर किस चीज़ का नेम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट का नेम। अब ये रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट क्या है, ये वो प्राइमरी की है जो रेफरेंस्ड रिलेशन में प्रेजेंट है, जिसको ये फॉरेन की रेफ़र करने वाली है। और साथ ही ये जो थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किया है डेटा टाइप और साइज सेम होना चाहिए, ये इसलिए है क्योंकि जो वैल्यूज़ हम फॉरेन की में यूज़ करेंगे वो या तो इस एट्रीब्यूट से आएंगी या फिर वो नल वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो इसका मतलब है कि अगर वो इस एट्रीब्यूट से रेफरेंस ले रही हैं तो कब रेफरेंस ले सकती हैं, जब उनका डेटा टाइप और साइज सेम होगा। अगर ये चीज़ सेम ही नहीं होगी तो वो रेफ़र करेगी कैसे, इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप एंड साइज सेम होना ज़रूरी है। ओके इसके बाद यहाँ पर एक और एग्जाम्पल गिवन है। सो बेसिकली ये हमने सिर्फ सिंटेक्स डिस्कस किया है, ये एग्जाम्पल गिवन है। हमें स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की ऐड करनी है। फॉरेन की है GUID एंड ये किस चीज़ को रेफरेंस कर रही है, गार्जियन टेबल के GUID कॉलम को। सो यहाँ पर हमने लिखा है ऐड फॉरेन की, ब्रैकेट में GUID मीन्स ये फॉरेन की है, फिर रेफरेंसेस, फिर लिखेंगे रेफरेंस रिलेशन का नेम गार्जियन और फिर ब्रैकेट में उसके प्राइमरी की का नेम, ठीक है। सो ये यहाँ पर हमने फॉरेन की क्रिएट की है जो GUID को रेफरेंस करने वाली है। ओके देन नेक्स्ट हमें यहाँ पर एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट पर यूनिक कांस्टेंट ऐड करना है। यूनिक का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंटेक्स की बात करते हैं, ऑल्टर टेबल फिर टेबल का नेम। इसके बाद लिखेंगे ऐड यूनिक, बिकॉज ये कांस्टेंट है हम इसे ऐड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ऐड और फिर उसका स्पेसिफिकेशन है यूनिक। इसके बाद ब्रैकेट में उस एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे जिस पर ये कांस्टेंट अप्लाई करना है। जैसे हमें गार्जियन टेबल के GPhone कॉलम पर ये कांस्टेंट अप्लाई करना है तो हमने यहाँ पर लिखा है ऑल्टर टेबल गार्जियन, ये टेबल का नेम है। इसके बाद ऐड यूनिक और फिर ब्रैकेट में GPhone, क्योंकि GPhone पर हमें ये कांस्टेंट ऐड करना है तो हमने GPhone यहाँ पर मेंशन किया है। ओके फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ओके एग्जिस्टिंग टेबल में एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए यहाँ पर कमांड लिखनी है। सो जब आपको एग्जिस्टिंग टेबल में एट्रीब्यूट ऐड करना है इसका मतलब है आपको कॉलम और उसका डेटा टाइप दोनों चीज़ें स्पेसिफाई करनी होंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, फिर यहाँ पर ऐड कीवर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखना है एट्रीब्यूट का नेम, मीन्स जो भी एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसका डेटा टाइप और फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सो यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं हमें गार्जियन टेबल में इनकम कॉलम ऐड करना है एंड इसका डेटा टाइप है इंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल गार्जियन ऐड इनकम इंट, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम ऐड कर दिया है एंड उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई किया है। अब बात करते हैं अगर हमें एट्रीब्यूट का डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, मींस हमें एट्रीब्यूट का नेम चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ उसका डेटा टाइप बदलना है, नेम वही रहना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, यहाँ पर लिखेंगे मॉडिफाई,
फिर एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे और फिर जो उसका डेटा टाइप, आप न्यू डेटा टाइप जो बताना चाहते हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जी एड्रेस कॉलम का ऑलरेडी डेटा टाइप है वैरकैर 30, बट हमें उसे चेंज करना है वैरकैर 40 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम लिखेंगे, मॉडिफाई जी एड्रेस वैरकैर 40। तो यहाँ पर मॉडिफाई लिखने के बाद आपको कॉलम नेम लिखना है और जो न्यू डेटा टाइप आपको सेट करना है वो लिखना है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। देन नेक्स्ट, मॉडिफाई कॉन्स्टेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट, मीन्स यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट चेंज करना है। तो कॉन्स्टेंट चेंज करना है, इसके लिए हम यहाँ पर मॉडिफाई यूज़ कर रहे हैं। हम जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सभी कॉलम्स नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर हमें किसी कॉलम पर नॉट नल सेट करना है, मतलब ये स्पेसिफाई करना है कि वहाँ पर नल वैल्यूज़ नहीं आ सकती, इसके लिए हम यहाँ पर नॉट नल मेंशन करेंगे। कौन सी कमांड में, मॉडिफाई में। सो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर मॉडिफाई एट्रीब्यूट, उसका डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है, फिर यहाँ पर लिखेंगे नॉट नल, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। ये डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है, डोंट मिस इट, ओके। ये आपको नोट में गिवन भी है। सो यहाँ पर अगर हमें स्टूडेंट टेबल के एस नेम पर नॉट नल कॉन्स्टेंट अप्लाई करना है तो हम कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम स्टूडेंट, फिर यहाँ पर लिखेंगे मॉडिफाई, फिर यहाँ पर कॉलम नेम उसका डेटा टाइप और फिर लास्ट में कांस्टेंट, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, देन मॉडिफाई एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे और फिर उसका डेटा टाइप लिखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है तो उससे पहले हमें लिखना होगा डिफ़ॉल्ट और फिर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें स्टूडेंट टेबल में एस डेट ऑफ बर्थ के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर मॉडिफाई, यहाँ पर लिखेंगे कॉलम का नेम, फिर उसका डेटा टाइप डेट, फिर यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और फिर एक्चुअल डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ओके। एंड यस, आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि डेटा टाइप को मेंशन ज़रूर करें, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है रिमूव एन एट्रीब्यूट। अगर आपको कोई एट्रीब्यूट डिलीट करना है, मतलब आपको उसे टेबल स्ट्रक्चर से हटाना है, तब आप यूज़ करते हैं ड्रॉप। सो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर यहाँ पर लिखेंगे टेबल नेम, देन ड्रॉप और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलम का नेम। सो यहाँ पर हमने लिखा है ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम गार्जियन, देन ड्रॉप और उसके बाद यहाँ पर कॉलम का नेम। सो हमें इनकम कॉलम ड्रॉप करना था तो हमने वही मेंशन किया है। एंड क्योंकि इस टाइम पर हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करने की नीड नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ मेंशन करेंगे उसका कॉलम नेम। इसके बाद नेक्स्ट, अगर प्राइमरी की कांस्टेंट रिमूव करना है, इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की और फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सो इसकी हेल्प से जो प्राइमरी की कांस्टेंट है वो हट जाएगा, बट जिस कॉलम के ऊपर था वो वहीं रहेगा। मतलब हमने कॉलम डिलीट नहीं किया है, हमने कॉलम के ऊपर लगा हुआ कांस्टेंट प्राइमरी की डिलीट किया है, ओके। इसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया है कि हर एक टेबल में प्राइमरी की का होना ज़रूरी है ताकि यूनिकनेस मेंटेन रहे। मींस हम हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसके लिए एक ऐसा कॉलम होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर हम ऐड स्टेटमेंट की हेल्प से प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉप स्टेटमेंट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्ट्रक्चर के पार्ट को परमानेंटली डिलीट करना है। जैसे अगर आपको डेटाबेस डिलीट करना है या फिर टेबल डिलीट करनी है परमानेंटली, एंड ये एक्शन अनडन नहीं हो सकता, मीन्स आप एक बार इसको कर देंगे तो फिर आप इसको अनडू नहीं कर सकते, ओके। सो यहाँ पर अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल और फिर उस टेबल का नेम लिख देंगे, फिर सेमीकोलन लगा देंगे। देन अगर आपको डेटाबेस डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो आप लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नेम। एंड यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जब आप टेबल डिलीट करते हैं तो टेबल, क्योंकि आपने पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर दिया है तो उसके अंदर जितने भी कॉलम्स थे वो भी डिलीट हो गए हैं। एंड इसी तरह से जब बात करते हैं डेटाबेस को डिलीट करने के बारे में, तो डेटाबेस को डिलीट करने पर उसके अंदर की सभी टेबल्स डिलीट हो जाती हैं, ओके।
देन सीक्वल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन में हम बात करते हैं जब हमें न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है या फिर रिमूव करना है, इन सभी को हम डेटा मैनिपुलेशन में काउंट करते हैं। एंड इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं DML कमांड्स, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। सो यहाँ पर हम इंसर्ट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट एंड अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सो न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले लिखना है इंसर्ट इनटू, फिर लिखना है टेबल का नेम, देन वैल्यूज़ कीवर्ड लिखना है और फिर इसके बाद ब्रैकेट में कॉमा लगाकर वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर सेमीकोलन लगा देंगे। तो देखिए ये सिंटेक्स मींस ये जो वे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये स्पेसिफाई करना है कि एट्रीब्यूट का नेम और ऑर्डर वही सेम है, उतने ही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, वही ऑर्डर है जो हमने क्रिएट टेबल में स्पेसिफाई किया था, तब हम यूज़ करते हैं ये वे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। बट अगर हम यहाँ पर कॉलम ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो हम वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस ऑर्डर में नहीं है जैसे क्रिएट टेबल कमांड में कॉलम्स दिए गए हैं। सो अगर हमें वो कॉलम ऑर्डर चेंज करना है या फिर हमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करनी है, नल वैल्यू यूज़ करनी है, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होगा। सो कॉलम नेम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इंसर्ट इनटू, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं टेबल का नेम, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सभी कॉलम्स का नेम। सभी कॉलम्स का नेम मतलब जो कॉलम जिनकी वैल्यू हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ किया जाए तो उसका कॉलम नेम यहाँ पर नहीं लिखना है। सो यहाँ पर हमने लिखा कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, इसी तरह से जो भी कॉलम्स हमें लिखने हैं और फिर इसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। मींस इस कॉलम की वैल्यू सबसे पहले, फिर इस कॉलम की वैल्यू यहाँ पर, इस तरह से। सो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, हमें GUID, जी नेम और जी एड्रेस सिर्फ इन्हीं की वैल्यूज़ बतानी है। बट हमें पता है कि यहाँ पर एक्चुअल कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पर कॉलम्स हैं GUID, जी नेम, जी फ़ोन, जी एड्रेस। तो हमने यहाँ पर जी फ़ोन की वैल्यू नहीं बताई, बट क्योंकि अगर हमने वैल्यू नहीं बताई तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नल। तो अब यहाँ पर ना बताने पर क्या होगा, यहाँ पर हमें नल अपने आप शो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल है। ओके, सो इसलिए हमें यहाँ पर ये दूसरा मेथड यूज़ करना होगा जब भी हमें नल या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करनी है। सो यहाँ पर हम उतने ही कॉलम स्पेसिफाई करेंगे जितनी हमें वैल्यूज़ देनी है और फिर वैल्यूज़ के बाद उनकी वैल्यूज़ उसी ऑर्डर में लिखेंगे जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। ओके, जब हम बात करते हैं फॉरेन की के वैल्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर जब फॉरेन की में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि रेफरेंस टेबल के रिकॉर्ड्स कंप्लीटेड हैं। बिकॉज अगर वहाँ पर रिकॉर्ड्स नहीं होंगे तो आप किस चीज़ को रेफ़र करेंगे, इसलिए वहाँ पर रिकॉर्ड्स होना पहले नेसेसरी है। ओके, अगर हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किए हैं बट फिर भी हम इंसर्ट कमांड के थ्रू नल वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें ये मेंशन करनी होगी। हमने यहाँ पर लिखा है इंसर्ट इनटू, इसके बाद हमने लिखा है टेबल का नेम, फिर वैल्यूज़ कीवर्ड लिखा है। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो क्या करना होगा, नल वैल्यू को यूज़ करने के लिए जिस कॉलम में आपको नल वैल्यू प्रोवाइड करनी है उसके लिए आपको लिखना होगा नल। यहाँ पर नल को आप सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बिना कोट्स के ही लिखना है क्योंकि ये एक स्पेशल वैल्यू है। ओके, अब हम डेटा क्वेरी करने के लिए सीक्वल कमांड्स यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीक्वल स्टेटमेंट सेलेक्ट के बारे में, जो यूज़ की जाती है टेबल से डेटा रिट्राइव करने के लिए, एंड इसे हम क्वेरी स्टेटमेंट भी कहते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्वेरी स्टेटमेंट किसे कहते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट को ही क्वेरी स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट का एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है एंड कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर आपको डेटा रिट्राइव करना है। तो जहाँ पर हमें डेटा रिट्राइव करना है, आउटपुट में देखना है, तो हमें वहाँ पर सेलेक्ट यूज़ करना है। इसके बाद हमें ये भी स्पेसिफाई करना होता है सेलेक्ट लिखने के बाद कि यहाँ पर एग्जैक्टली कौन से कॉलम्स हमें देखने हैं। सो अगर हमें सभी रिकॉर्ड्स देखने होते हैं उसके लिए हम सेलेक्ट स्टार यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक 1-2 कॉलम देखना है तो वो हम उसके आगे सेलेक्ट के आगे उसका नेम मेंशन करेंगे।
कॉमा लगाकर। फिर यहाँ पर फ्रॉम के बाद टेबल का नेम मेंशन करेंगे, अगर मल्टीपल टेबल्स हैं तो मल्टीपल टेबल्स के नेम मेंशन करते हैं कॉमा लगाकर। देन वेयर, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब यहाँ पर आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी, अगर कंडीशन है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। अगर यहाँ पर कंडीशन है तो वेयर लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन किस तरह से लिखते हैं वो हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। कंडीशन लिखने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे। सो यहाँ पर हमने सीक्वल स्टेटमेंट सेलेक्ट को यूज़ किया है डेटा रिट्राइव करने के लिए, एंड ये आउटपुट हमें टेबुलर फॉर्म में दिखता है। ओके, एंड फ्रॉम क्लॉज तो हमेशा आएगा, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम क्लॉज हमेशा आएगा, बट ये जो वेयर है ये ऑप्शनल है। अगर कुछ कंडीशन है तब आपको वेयर क्लॉज देना है, और अगर नहीं है तो नहीं देना है। ओके, अगर क्वेश्चन में कहा जाता है सेलेक्ट ऑल द डेटा या फिर सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स, इस तरह की स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में लिखी है तो आपको सेलेक्ट स्टार यूज़ करना है। इसे हम एस्टेरिस्क भी कहते हैं, यहाँ पर बेसिकली स्टार सिंबल ही हम यूज़ करते हैं, एंड उसे एस्टेरिस्क भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, हम हर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी क्वेरी लिखने में। सो यहाँ पर इस क्वेरी में हमें क्या करना है, रिट्राइव द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर 1। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले रिट्राइव के थ्रू आपको पता चल चुका है कि आपको सेलेक्ट यूज़ करना है। इसके बाद आपको ये भी पता चल गया है कि आपको कौन कौन से कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल शुरू से डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने नेम को एस नेम से डिनोट किया है और डेट ऑफ बर्थ को एस डेट ऑफ बर्थ से, तो हमने वही कॉलम नेम यहाँ पर मेंशन किए हैं। बट अगर एग्ज़ाम में आपको जो भी एग्जाम्पल गिवन है वहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ गिवन नहीं होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक पहले से रेफरेंस नहीं है, तो आप उसी क्वेश्चन के बेसिस पर देखेंगे कि क्या एप्रोप्रिएट कॉलम नेम्स हैं। सो यहाँ पर जितने कॉलम नेम्स हैं उन सभी के बीच कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम। अब यहाँ पर लिखना है टेबल का नेम जिससे ये कॉलम्स लिए गए हैं। फिर लगानी है वेयर कंडीशन। अब वेयर कंडीशन लगानी है या फिर नहीं ये आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है विद रोल नंबर 1, ये कंडीशन है। मींस यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिर्फ रोल नंबर 1 के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन में लिखेंगे वेयर। फिर वेयर तो क्लॉज है, इसके बाद हमें कंडीशन कैसे लिखनी है, रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो जो भी कॉलम की वैल्यू है वो यहाँ पर मेंशन की है। इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। तो जहाँ पर ये कंडीशन मैच हो रही है उसके करेस्पॉन्डिंग एस नेम, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें एक एग्जाम्पल गिवन है। यहाँ पर डेटाबेस का नेम है ऑफिस, इसमें टेबल्स हैं एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, ये टेबल्स के नेम हैं। सो हर एक एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट भी असाइन किया जाएगा। सो यहाँ पर उसके पास डेप्ट आईडी भी है। सो ये कुछ रिकॉर्ड्स गिवन है एम्प्लॉय टेबल के लिए। सो इसमें एम्प नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस, डेप्ट आईडी, ये सभी कॉलम्स हैं एंड इन सभी की वैल्यूज़ भी गिवन है। सो यहाँ पर अगर हमें कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स रिट्राइव करने हैं, जैसे हमें यहाँ पर कहा गया है द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट्स एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। सो अभी यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करना है। सो एम्प्लॉय नंबर के लिए कौन सा कॉलम है ये आइडेंटिफाई करेंगे, ये है एम्प नंबर। इसके बाद ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। सो अब यहाँ पर मतलब कोई कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय के लिए, हमें सभी के चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम कोई वेयर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। सो यहाँ पर हमने लिखा है सेलेक्ट एम्प नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें ये सभी एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट रीनेमिंग ऑफ कॉलम्स। अगर हमें आउटपुट में कॉलम को रीनेम करना है, आउटपुट में रीनेम करने का मतलब है कि सिर्फ आउटपुट में ही हम उसे चेंज नेम के साथ देखना चाहते हैं, बट एक्चुअल टेबल में उसका कॉलम नेम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो ये होता है रीनेमिंग ऑफ कॉलम्स। सो ये रीनेम करने के लिए हम एलियास कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो एलियास का कीवर्ड होता है एज। सो आपको जिस भी कॉलम का नेम आउटपुट में चेंज करना है उसे आप एज करने के बाद लिख
देंगे। जैसे हमें यहाँ पर ई नेम को नेम की तरह शो करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट, उसके बाद जो कॉलम नेम हमें सेलेक्ट करना है उसका नेम लिखेंगे। अब क्योंकि इस कॉलम को हमें एक दूसरे नेम के साथ डिस्प्ले करना है आउटपुट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज, और फिर जिस कॉलम नेम के साथ डिस्प्ले करना है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कौन सी टेबल से ले रहे हैं वो मेंशन किया है। एंड अगेन सभी एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, इसलिए कोई वेयर कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर हमें सभी ई नेम दिखाई दिए हैं, बट इनकी हेडिंग क्या है, नेम। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका एलियास क्रिएट किया है। ओके, सो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल को केयरफुली समझेंगे। सेलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता चला कि हमें नेम चाहिए एंड सभी एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए। इसका मतलब वेयर कंडीशन यहाँ पर नहीं देनी होगी क्योंकि कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। अलॉन्ग विद देयर एनुअल इनकम, यहाँ पर एनुअल इनकम भी देनी है। ब्रैकेट में लिखा है कैलकुलेटेड एज सैलरी मल्टीप्लाई 12। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो सैलरी है उसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें एनुअल इनकम देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो कॉलम है उसमें हमें कहाँ पर चेंज करना है, मतलब एक्चुअल जो डेटा वैल्यू है हम उसमें चेंज नहीं कर रहे, हम कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, सिर्फ आउटपुट में। मतलब जो चीज़ हमें आउटपुट में शो हो रही है वो किस तरह से शो हो ये हम बता रहे हैं। तो इसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का ही यूज़ करेंगे, बिकॉज इसकी हेल्प से सिर्फ आउटपुट में वैल्यू चेंज होने वाली है। तो हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट, इसके बाद ई नेम को हमें नेम की तरह दिखाना है, ये हमें लास्ट पार्ट में बताया गया है। कॉमा, और क्या चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये भी वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए। इसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब हमें कौन सी टेबल से ये डेटा लेना है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सो यहाँ पर हमें आउटपुट में जो रिज़ल्ट मिला है उसमें हम देख सकते हैं कि ई नेम को नेम की तरह डिस्प्ले किया गया है, बिकॉज हमने यहाँ पर एलियास क्रिएट किया है। इसके बाद सैलरी मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो सिर्फ आउटपुट में होगा बट ये एक्चुअल टेबल में नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर इसका नेम इसी तरह से हमें शो किया जाएगा जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। एंड साथ ही जो वैल्यूज़ थी उनको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, बिकॉज हमने यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की है। सो सैलरी में क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज थी, तो अगर हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू दोबारा से मिल जाएगी। सो ये सभी वैल्यूज़ मिल गई हैं। सो अब हम चाहते हैं कि ये चीज़ सैलरी मल्टीप्लाई 12 इस तरह से शो ना हो, इसको एनुअल इनकम इस हेडिंग के साथ शो किया जाए। तब हम अगेन एलियास क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर जो हम हेडिंग लिख रहे हैं उसमें एक स्पेस है, तो जब भी स्पेस होता है तब हमें वो वैल्यू कोट्स में प्रोवाइड करनी है। मींस यहाँ पर ये एनुअल इनकम, इसके बीच में स्पेस है, इस वजह से इसको हम कोट्स में प्रोवाइड करेंगे। बट वहीं जब हम बात कर रहे हैं नेम की, सो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, ये एक ही वर्ड है, इसलिए हमने इसे बिना कोट्स के यूज़ किया है। बट अगर कोट्स आ रहे हैं बीच में तब स्पेस आ रहे हैं तब आपको इस तरह के कोट्स यूज़ करने हैं। सो यहाँ पर ये जो हमें रिजल्ट दिख रहा है इसको देखकर ये नहीं सोचना है कि हमने डेटाबेस टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये एक न्यू कॉलम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेरी के आउटपुट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ इस आउटपुट का पार्ट है, ये एक्चुअल डेटाबेस टेबल का पार्ट नहीं है। ओके, ये टेबल का पार्ट बनाने के लिए वो फिर हम ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं जहाँ पर हम न्यू कॉलम इंसर्ट करते हैं। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कॉलम की कैलकुलेशन को हमने यहाँ पर चेंज किया। यहाँ पर हमने लिखा सैलरी मल्टीप्लाई 12 और फिर उसी को हमने एनुअल इनकम की तरह डिस्प्ले किया है। सो ये बस इसी आउटपुट के लिए है, ये ऐसा कोई कॉलम क्रिएट नहीं हुआ है एक्चुअल डेटाबेस टेबल में। ओके, ये बस इस क्वेरी के आउटपुट के लिए है। एंड साथ ही यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि जब स्पेस होगा तब आपको यहाँ पर कोट्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है, इस तरह से कोट्स लगाने हैं अगर आप यहाँ पर स्पेस इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर स्पेस नहीं है तो बिना कोट्स के इस तरह से मेंशन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट क्लॉज। ये हम तब यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जब हमें रिकॉर्ड्स में कोई रिपीटिशन नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स देखने हैं, तब हम यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज।
तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने मेंशन किया है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेब्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें डेब्ट आईडी की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए, यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, वो वैल्यूज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। जब भी हम डिस्टिंक्ट क्लॉज लगाते हैं तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में सिर्फ वही वैल्यू शो होंगी जो यूनिक हैं, एंड जो भी रिपीटेड वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रिपीट नहीं होंगी, सिर्फ एक ही बार शो हो जाएंगी। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे डिस्टिंक्ट और जो हमने पहले कांस्टेंट पढ़ा था दैट वाज यूनिक कांस्टेंट। तो यूनिक एक कांस्टेंट है, डिस्टिंक्ट एक क्लॉज है। यूनिक कांस्टेंट हमने तब यूज़ किया था जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, उसमें कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। वहाँ पर हम पहले से ही रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यहाँ पर कौन से टाइप की वैल्यूज़ आएंगी। वो पहले से रेस्ट्रिक्शन लगता है। बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज की, तो ये सिर्फ आउटपुट में डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर अगर हमने लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेब्ट आईडी, इसका मतलब है कि डेब्ट आईडी की यूनिक वैल्यूज़ मुझे रिजल्ट में देखनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि डेब्ट आईडी में सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही आएंगी। इसका मतलब है कि मुझे डेब्ट आईडी की जो वैल्यू रिजल्ट में देखनी है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। और अगर मुझे ये स्पेसिफाई करना है कि जो डेब्ट आईडी में वैल्यूज़ एंटर की जाएंगी वो यूनिक होनी चाहिए, तब हम स्पेसिफाई करते हैं यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट तब स्पेसिफाई किया जाएगा जब हम डेटा वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो टेबल में एंटर की जाती हैं, जब हम डेटा फिल करते हैं टेबल में। बट जब हम बात कर रहे हैं डेटा सेलेक्ट करने की, रिट्राइव करने की, तब हम यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट क्लॉज, ये बताने के लिए कि वहाँ पर हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ही देखनी है। ओके, नेक्स्ट इज़ वेयर क्लॉज। इसमें हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर बेस्ड डेटा को रिट्राइव करना है तब हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज, और इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं कंडीशन। जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल गिवन है, हमें डिस्टिंक्ट सैलरीज चाहिए उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो डिपार्टमेंट नंबर D01 में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि डिपार्टमेंट नंबर D01 होना चाहिए। तो देखिए आपको क्वेश्चन इसी तरह से गिवन होगा जहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा, बट उस चीज़ को क्वेरी की फॉर्म में कैसे लिखना है इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर कौन सा कॉलम यूज़ किया जा रहा है, कौन से कॉलम की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर को कौन सा कॉलम इंडिकेट कर रहा है, डेब्ट आईडी। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है तो हम वही यहाँ पर कंडीशन में रख देंगे, डेब्ट आईडी इज इक्वल टू, और क्योंकि ये एक कैरेक्टर वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पर इसको कोट्स में रखेंगे और फिर सेमीकोलन लगा देंगे। और साथ ही क्योंकि अभी हमने डिस्टिंक्ट क्लॉज भी डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस कॉलम के पहले हम डिस्टिंक्ट लिख देंगे इसका मतलब है हमें उसकी सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही चाहिए रिजल्ट में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिल जाएंगी सैलरी के लिए, एंड यहाँ पर सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पर शो किया जाएगा जिनके लिए डेब्ट आईडी D01 है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि क्योंकि डेब्ट आईडी इस कॉलम का स्ट्रिंग टाइप था इसलिए यहाँ पर वैल्यू कोट्स के बीच में इनक्लोज्ड है, एंड यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। अगर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है तब आपको कोट्स यूज़ करने हैं, और अगर न्यूमेरिक है तो कोट्स यूज़ नहीं करने। ओके, इसके बाद ये भी बताया गया है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। बात करें एंड और नॉट इन सभी ऑपरेटर्स की तो ये तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डिस्प्ले बोला गया है इसका मतलब हमें सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करना है। इसके बाद ऑल द डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स मतलब सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखाने हैं, इसका मतलब हम यूज़ करेंगे स्टार। Of those employees of D04 department who earn more than 5,000। अब यहाँ पर हमें कंडीशन बताई गई है। क्या कंडीशन है? ऑफ D04 डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट ये होना चाहिए, और साथ में एक और कंडीशन है हु अर्न मोर देन 5,000 मतलब 5,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो दो कंडीशन गिवन है और दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है तब हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है एंड ऑपरेटर। इसी को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स के लिए हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार,
और कौन से टेबल के, एम्प्लॉय टेबल के, सो हमने लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके बाद वेयर लिखा है और फिर हम लिखते हैं कंडीशन। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो कैसे लिखते हैं, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन किस बेसिस पर गिवन है, लाइक दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर सिर्फ कोई एक ट्रू होनी चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमने यहाँ पर दी है सैलरी ग्रेटर देन 5000, मतलब जो कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है ये लिखी है। इसके बाद दूसरी कंडीशन हमने लिखी है डेप्ट आईडी इज इक्वल टू D04, जो यहाँ पर गिवन है। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसके लिए हमने दिया है एंड ऑपरेटर। तो जहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, सिर्फ वही हमें रिजल्ट में दिखाए जाएंगे, और बाकी जहाँ पर कोई एक ट्रू नहीं है या फिर दोनों ही ट्रू नहीं है वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई, क्योंकि यहाँ पर यही दोनों कंडीशन थी। एंड ऑपरेटर की वजह से हमें यही देखना था कि दोनों चीज़ें जहाँ पर ट्रू होंगी वहीं पर हम उस रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट आलिया। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर बोला गया है कि सभी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है, बट कौन सा सेलेक्ट नहीं करना, आलिया के रिकॉर्ड को सेलेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब है यहाँ पर हमें नॉट ऑपरेटर यूज़ करना होगा। मीन्स जब हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, ई नेम इज इक्वल टू आलिया, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन यहाँ पर बोला गया है कि ये ट्रू नहीं होनी चाहिए, मतलब आलिया के अलावा सभी रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, आलिया को इंक्लूड नहीं करना है। तो नहीं करना है ये चीज़ इंडिकेट करने के लिए हमने इस कंडीशन को लिखा और फिर इसके पहले हम नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, जिसका मतलब है कि ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होनी चाहिए, वही रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर शो करने हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं उसमें आलिया का रिकॉर्ड नहीं है, बाकी सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट्स द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 50,000, बोथ वैल्यूज इंक्लूसिव। तो देखिए सबसे पहली बात, जब आपको ये बोला जाए बोथ वैल्यूज़ इंक्लूसिव तो आप सोचते हैं कि शायद कोई और ऑपरेटर यूज़ करना होगा यहाँ पर, बट आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों वैल्यू इंक्लूसिव हैं तब हमें बिटवीन ऑपरेटर ही यूज़ करना है। मीन्स हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम कॉमा डेप्ट आईडी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ही हमें क्वेश्चन में बोला गया है नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, जिसके लिए कॉलम्स हैं ई नेम एंड डेप्ट आईडी, तो ये हमने सेलेक्ट क्लॉज में मेंशन किए हैं। एम्प्लॉय टेबल से डेटा लिया जाएगा। वेयर के बाद कंडीशन लिख रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, सैलरी 20,000 और 50,000 के बीच में होनी चाहिए और दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन ऑपरेटर। तो कॉलम नेम लिखने के बाद लिखेंगे बिटवीन, फिर लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और फिर लिखेंगे लास्ट वैल्यू। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ओके, और इन सभी के बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ओके, सो यहाँ पर हमें वेयर के बाद कंडीशन गिवन होती है। सो ये पूरी कंडीशन है एंड ये ट्रू कैसे होगी, ये इसलिए ट्रू होगी क्योंकि यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर ये स्पेसिफाई करता है कि इस कॉलम के लिए वैल्यूज़ इस रेंज में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो रेंज बताई जा रही है इसी की वजह से कंडीशन ट्रू होती है। मीन्स इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं। अगर वैल्यू इस रेंज के बीच में है तो वो ट्रू है और अगर नहीं है तो वो ट्रू नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें बोला गया है द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट्स डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द डिपार्टमेंट्स हैविंग डेप्ट आईडी D01, D02 एंड D04। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन मतलब हमें इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय के डिटेल्स को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन है, तो जब ऑप्शन होता है कंडीशंस में तब हम यूज़ करते हैं और ऑपरेटर। किस तरह से यूज़ करते हैं, सबसे पहले क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए तो हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पर वेयर के बाद कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें पता है ये डेप्ट आईडी के बारे में बात हो रही है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्ट आईडी इज इक्वल टू, सबसे पहली वैल्यू लिखी है D01।
इसके बाद और ऑपरेटर लगाएंगे, फिर दूसरी कंडीशन देंगे, फिर और ऑपरेटर लगाएंगे, फिर थर्ड कंडीशन देंगे। सो इस हिसाब से हम यहाँ पर और ऑपरेटर लगाते हुए जितनी कंडीशन हमें चॉइस में देनी है कि इनमें से कोई भी एटलीस्ट एक ट्रू होनी चाहिए, वो हम और ऑपरेटर के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं जिसके लिए एटलीस्ट एक कंडीशन इनमें से ट्रू है। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ही आप ध्यान दें, आपने यहाँ पर डेप्ट आईडी को मल्टीपल टाइम्स लिखा है, मतलब ये जो सभी कंडीशंस हैं ये सभी एक्चुअली एक ही कॉलम के लिए हैं। आप डेप्ट आईडी की अलग अलग वैल्यूज़ में चॉइस दे रहे हैं, तो यही चीज़ आप इन ऑपरेटर के थ्रू भी दे सकते हैं, जो इससे ज़्यादा आसान होगा लिखना। कैसे? जब आप एक ही ऑपरेटर में आप एक ही कॉलम के बेसिस पर चॉइस देना चाहते हैं, मीन्स यहाँ पर आप बताना चाहते हैं कि डेप्ट आईडी में या तो वैल्यू D01 हो या D02 हो या फिर D04 हो, तब आप उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लें, ये आप बताना चाहते हैं। तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है डेप्ट आईडी इज इक्वल टू D01, डेप्ट आईडी इज इक्वल टू D02, इस तरह से नहीं लिखना है। आपको सिंपली क्या लिखना है, वेयर डेप्ट आईडी, अब यहाँ पर लिखना है इन ऑपरेटर, ये इन ऑपरेटर है। अब यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वो सभी वैल्यूज़ लिख देंगे जो आपको चॉइस में प्रोवाइड करनी है। तो अब यहाँ पर हमने बेसिकली क्या बताया है कि डेप्ट आईडी की वैल्यू अगर इनमें से कोई भी मैच करती है तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। ओके, सो यहाँ पर हमें ट्रू कब मिलता है, जब एटलीस्ट इनमें से एक वैल्यू मैच हो जाती है, तब हमें ट्रू मिलती है कंडीशन, एंड उसी करेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। इस लाइन से हमें पता चलता है कि हमें सेलेक्ट स्टार यूज़ करनी है, एंड इसके बाद हम मेंशन करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल नेम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को रिट्राइव कर रहे हैं, बट एक कंडीशन भी है, एक्सेप्ट दोज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर D01 और D02। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दी है और उस कंडीशन को एक्सेप्ट की फॉर्म में दिया गया है, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, बिकॉज हमें यहाँ पर एक्सेप्ट गिवन है। तो एक्सेप्ट जहाँ पर गिवन होता है उसका मतलब है कि वो कंडीशन ट्रू ना हो, तो इसके लिए हम नॉट यूज़ कर रहे हैं। सो ये डेप्ट आईडी के बारे में बात हो रही है, डिपार्टमेंट नंबर को हम डेप्ट आईडी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने लिखा है वेयर डेप्ट आईडी नॉट। अब नॉट के बाद यहाँ पर हमें दो चॉइस गिवन है, D01, D02। तो D01 और D02 दोनों इंडिकेट करने के लिए हमने इन ऑपरेटर यूज़ किया और उसके अंदर दोनों वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डेप्ट आईडी की वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हमें ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। सो यहाँ पर हमें नॉट को इनके साथ कंबाइन करना होगा, बिकॉज हमें ये बताना है कि इन डेप्ट आईडी के अलावा बाकी सभी डेप्ट आईडी वाले रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पर इन ऑपरेटर के पहले नॉट लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट गिवन था जो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर हमें रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को सॉर्ट करना है। सो सॉर्टेड डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ। सो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ समझते हैं, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज। तो यहाँ पर क्योंकि हम ऑल द एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पर बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी, इसका मतलब है कि सैलरी को हमें सॉर्ट करना है, सैलरी के अकॉर्डिंग हमें सॉर्टिंग करनी है, एंड सॉर्टिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर बाय। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय और फिर उस कॉलम का नेम लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगी, जिसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर रहे हैं। सो हम सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। यहाँ पर ये भी मेंशन है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, तो ये हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, मींस अगर हमने सिर्फ ऑर्डर बाय स्पेसिफाई किया बट उसके साथ ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर वही यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना होगा DESC कीवर्ड उस कॉलम का नेम लिखने के बाद। जैसे आपको अगर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी को
डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी। इसके बाद डिसेंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे DESC कीवर्ड। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें इस कॉलम की सॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन नेक्स्ट हैंडलिंग नल वैल्यूज़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू के बारे में, दैट इज़ नल। सो नल वैल्यू तब यूज़ की जाती है जब हमें वैल्यू पता नहीं है, अननोन है वैल्यू, या फिर मिसिंग है, या फिर अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। इन सभी केसेस में हम यूज़ करते हैं नल वैल्यू। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, अगर नल पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो उसका आंसर हमें नल ही मिलेगा, बिकॉज नल मतलब अननोन। तो अगर उस पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, कोई वैल्यू ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें अननोन ही मिलेगा। अननोन मतलब नल। सो इसलिए यहाँ पर नल पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें नल आंसर में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, नल और ज़ीरो ये दोनों डिफरेंट हैं। मतलब अगर आपको कहीं पर ज़ीरो यूज़ करना है तो वहाँ पर ज़ीरो ही लिखें, नल नहीं लिखेंगे, और अगर कहीं पर नल लिखना है तो नल ही लिखें, ज़ीरो नहीं लिखेंगे। दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। ज़ीरो अपने आप में एक वैल्यू है, ओके, एंड नल ये एक स्पेशल वैल्यू है जो कब यूज़ की जाएगी, जब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो ये दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। So here is the example. The following query selects details of all those employees who have not been given a bonus. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें उन सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करनी है, सेलेक्ट करनी है जिनको बोनस नहीं मिला है। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्योंकि क्लियरली यहाँ पर नहीं समझा जा सकता तो आपको समझाया गया है आगे, दिस इम्प्लाइज दैट द बोनस कॉलम विल बी ब्लैंक। सो यहाँ पर इसके हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर हमें नल यूज़ करना है। एंड साथ ही जो ये लाइन गिवन है हु हैव नॉट बीन गिवन अ बोनस, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉलम है। उस कॉलम को देखने से, जैसे हम अगर बोनस कॉलम को टेबल में देखेंगे तो अगर बोनस नहीं मिला है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब नल वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पर नल है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, बिकॉज हमें सभी डिटेल्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करनी है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। अब कंडीशन क्या है वो हम वेयर में देंगे, वेयर। अब कंडीशन में सबसे पहले लिखते हैं कॉलम का नेम। हमने कॉलम का नेम लिखा बोनस। इसके बाद अब यहाँ पर इक्वल नहीं लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, नल के साथ इक्वल ये सिंबल लगा देते हैं, बट ये नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये नल एक एक्चुअल डेटा वैल्यू नहीं है, ये एक स्पेशल वैल्यू है जो यूज़ की गई है ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये ब्लैंक है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। सो ये एक स्पेशल वैल्यू है, इसलिए इसके साथ हम यूज़ करते हैं इस कीवर्ड। सो इक्वल टू की जगह आपको क्या यूज़ करना है, इस कीवर्ड। इसके बाद लिखना है नल और फिर सेमी कॉलन। तो हमें यहाँ पर वही रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे जहाँ पर बोनस नल है। ठीक है, यहाँ पर बोनस नल है तो हमें यही रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन गिवन अ बोनस। मतलब हमें यहाँ पर बोनस दिया गया है, ये कंडीशन गिवन है। एंड वर्क्स इन द डिपार्टमेंट D01, ये भी कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या सेलेक्ट करना है, नेम्स। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर लगाएंगे। अब कंडीशन कैसे देनी है, सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, हु हैव बीन गिवन अ बोनस, मतलब बोनस गिवन है। तो जिसके लिए बोनस गिवन है मतलब वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है, इसका मतलब वहाँ पर नल नहीं है। तो यही चीज़ हमें कंडीशन में लिखनी है, वेयर बोनस इज़ नॉट नल। तो जो चीज़ अभी तक हमने इज़ नल की हेल्प से स्पेसिफाई की, अब हम उसमें लगा देंगे इज़ नॉट नल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर नल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, जहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड्स की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे एंड ऑपरेटर के बाद, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल गया है। ओके,
देन नेक्स्ट सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, ये हम कब करते हैं, जब हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें पैटर्न गिवन है। मींस यहाँ पर हमें एग्जैक्टली वैल्यू गिवन नहीं होगी, क्या डेटा वैल्यू है वो गिवन नहीं होगा, हमें सिर्फ पैटर्न पता है कि लाइक एग्जाम्पल टी से नेम स्टार्ट हो रहा है या फिर कोड है वो 60 से स्टार्ट हो रहा है। सो इस तरह से हमें सिर्फ पैटर्न पता है बट एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता है, तब हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लाइक ऑपरेटर यूज़ करना है वेयर क्लॉज में, एंड इसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 वाइल्ड कैरेक्टर्स हमें गिवन है एंड ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो यहाँ पर सबसे पहला है परसेंट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़ीरो या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को दिखाना है। सो अगर आपने परसेंट लगाया है कहीं पर भी, इसका मतलब है कि वहाँ पर कैरेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, और कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अंडरस्कोर लगाया है, इसका मतलब है एक कैरेक्टर, 2 अंडरस्कोर मतलब 2 कैरेक्टर्स, 3 अंडरस्कोर मतलब 3 कैरेक्टर्स। बट जो परसेंट है इसके केस में आपको मल्टीपल परसेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है कि 0 या उससे ज़्यादा कितने भी कैरेक्टर्स, ठीक है। बट अंडरस्कोर, ये एक अंडरस्कोर एक ही कैरेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। The following query selects details of all those employees whose name starts with K। तो यहाँ पर हमने बताया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इंडिकेट कर रहा है कि सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए। इसके बाद वेयर में हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो कंडीशन क्या है, नेम स्टार्ट्स विद के। तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, यहाँ पर हमने पैटर्न बताया है कि नेम के से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उस कॉलम का नेम लिखेंगे, ई नेम। इसके बाद लाइक कीवर्ड लिखेंगे, LIKE। इसके बाद कोट्स में आपको स्ट्रिंग पैटर्न देना है। अब ये स्ट्रिंग पैटर्न कैसा होगा, ये डिसाइड होगा क्वेश्चन के बेसिस पर। क्वेश्चन में बोला गया है कि के से स्टार्ट होना चाहिए, तो मतलब फर्स्ट लेटर के है इतना पता है हमें, बट उसके बाद कुछ है या फिर नहीं, कोई कैरेक्टर है या फिर नहीं, ये चीज़ हमें नहीं पता। तो 0 और मोर कैरेक्टर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंट सिंबल। सो हम यहाँ पर परसेंट यूज़ करेंगे एंड इस चीज़ को हम डबल कोट्स के बीच में इस तरह से रखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ही नेम मिला है कृतिका, बिकॉज यही के से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमें यहाँ पर लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हुज नेम एंड्स विद ए। तो हुज का मतलब है यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर। अब कंडीशन क्या है, नेम एंड्स विद ए। तो नेम के लिए कौन सा कॉलम है, ई नेम, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एंड्स विद ए का मतलब है यहाँ पर हमें स्ट्रिंग पैटर्न के बारे में बताया जा रहा है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जाएगी, स्ट्रिंग पैटर्न बताया जाएगा, तब हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक कीवर्ड। तो हमने यहाँ पर लिखा लाइक। इसके बाद हम कौन से पैटर्न से मैच करना चाहते हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए पर एंड होना चाहिए, बट उससे पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 0 और मोर। तो वो चीज़ हम इंडिकेट करते हैं परसेंट सिंबल के थ्रू। तो हमने यहाँ पर इस तरह से वैल्यू को प्रोवाइड किया है। इसके बाद और भी कंडीशन है, एंड गेट्स अ सैलरी मोर देन 45,000। तो यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर देंगे, सैलरी ग्रेटर देन 45,000, फिर सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया है द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज़ whose name consists of exactly 5 letters and starts with any letter but has Anya after that। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टोटल 5 लेटर्स हैं नेम में। 5 लेटर्स के लिए हमें ये बताया गया है कि स्टार्ट किसी भी लेटर से हो सकता है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, बट इसके बाद आन्या ही होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम आन्या लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा नेम, राइट। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं पता है बट बाकी लेटर्स पता हैं। यहाँ पर जो स्ट्रिंग पैटर्न है वो हमें कुछ इस तरह का मिला है, क्योंकि हमें एक सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पर डिनोट करनी है, तो हमने लिखा है अंडरस्कोर और फिर उसके बाद आन्या आना चाहिए, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है।
सो इसकी हेल्प से हमें सान्या और तान्या ये दोनों नेम्स यहाँ पर मिले हैं। ये क्यों मिले हैं? क्योंकि इन दोनों में जो स्टार्टिंग लेटर है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ एक लेटर होना चाहिए, उसके बाद आन्या आना चाहिए, तो वो आन्या यहाँ पर आ रहा है, इसलिए ये दोनों डिस्प्ले हो गए हैं रिजल्ट में। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर हमें ई नेम सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से। सो हमने लिखा है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पर आगे क्या गिवन है? कंटेनिंग एस ई एज अ सबस्ट्रिंग इन नेम, मीन्स हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि नेम में कहीं भी एस ई आना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं बताया गया कि शुरू में आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है। तो जब हमें सिर्फ ये बताया जाए कि नेम में कहीं भी ये सबस्ट्रिंग आ जाए, उसके लिए हम पहले भी 0 और मोर कैरेक्टर्स को इंडिकेट करेंगे, और जो सबस्ट्रिंग हमें गिवन है उसके बाद भी 0 और मोर कैरेक्टर्स को इंडिकेट करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके पहले भी कैरेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इसके बाद भी कैरेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिकेट करने के लिए हमें इस तरह से यहाँ पर ये पैटर्न देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जोसेफ और वर्गीस ये हमें दो नेम्स मिले हैं, इसमें दोनों में एस ई आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर ये रिजल्ट्स में मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट्स नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ कंटेनिंग ए एज द सेकेंड कैरेक्टर। अब ये क्या है? यहाँ पर हमें बताया गया है कि ए सेकेंड कैरेक्टर होना चाहिए, बट ये नहीं बोला गया कि उसके बाद कैरेक्टर्स हैं या फिर नहीं। बट सेकेंड कैरेक्टर है, इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर तो होगा ही। तो फर्स्ट कैरेक्टर है बट हमें पता नहीं है, उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सेकंड कैरेक्टर क्या है? ए है, बट इसके बाद कोई कैरेक्टर है या फिर नहीं उसके बारे में हम श्योर नहीं है, मतलब 0 और मोर कैरेक्टर। सो उसके लिए हम % सिंबल से डिनोट करेंगे। सो इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डेटा अपडेशन एंड डिलीशन। सो अगर हमें डेटा अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, इसके लिए अगेन हम DML कमांड्स यूज़ करने वाले हैं। सो डेटा अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपडेट स्टेटमेंट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के कॉलम्स में उनकी वैल्यूज़ में चेंज करना है। सो इसे अपडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपडेट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हमें सिंटेक्स गिवन है, सबसे पहले लिखेंगे अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम, देन सेट कीवर्ड लिखेंगे। अब जो हमें न्यू वैल्यू चाहिए सबसे पहले हम वो लिखते हैं। सो न्यू वैल्यू किसके लिए चाहिए, उस एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे, फिर इक्वल ये सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम उस वैल्यू को मेंशन करेंगे, मतलब जो वैल्यू हमें यहाँ पर न्यू वैल्यू सेट करनी है वो वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ चेंज करनी है तो हम कॉमा लगाकर दूसरे एट्रीब्यूट की दूसरी न्यू वैल्यू दे देंगे, और अगर सिर्फ एक ही देना है तो सिर्फ इतने तक लिमिट रख सकते हैं, कॉमा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट अगर मल्टीपल देने हैं तो कॉमा लगाकर फिर दूसरा दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर लास्ट में वेयर कंडीशन भी देनी है। सो कंडीशन देना इसलिए नेसेसरी है बिकॉज हमें ये बताना है कि ये चेंज कहाँ पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है अपडेट स्टूडेंट सेट GUID, फिर इसके आगे एक नंबर गिवन है, इसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट टेबल में GUID की वैल्यू को ये सेट करना है। तो अगर हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन प्रोवाइड नहीं की तो क्या होगा, सभी GUID की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट हमें सभी की वैल्यू चेंज नहीं करनी, हमें सिर्फ वही GUID की वैल्यू चेंज करनी है जिसके लिए रोल नंबर 3 है। तो यही कंडीशन हम वेयर में मेंशन कर देंगे। ओके, देन अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम के लिए वैल्यू अपडेट करनी है, सो जो हमने अभी सिंटेक्स डिस्कस किया था उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपडेट के बाद लिखेंगे टेबल का नेम, फिर सेट कीवर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ पर सबसे पहले कॉलम का नेम लिखेंगे, इक्वल सिंबल लगाएंगे और फिर इसके बाद उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम के लिए है, हमें दूसरे कॉलम की भी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो इसकी वैल्यू जब प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे कॉलम का नेम लिखेंगे, फिर से इक्वल सिंबल लगाएंगे और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जैसा हमने इंसर्ट कमांड में भी डिस्कस किया था, जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं वो आप इस तरह से कोट्स में प्रोवाइड करते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बिना कोट्स के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। ओके, सो यहाँ पर जब हमने ये
रिकॉर्ड्स देखे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गार्जियन, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने ये सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपडेट हमने किया था वो अपडेट हो गया है। ठीक है, देन डेटा डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं डिलीट स्टेटमेंट। ये तब यूज़ करेंगे जब हमें रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तब आप सिर्फ इतना मेंशन करते हैं डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम और फिर सेमीकोलन लगा देंगे अगर सभी रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं। बट अगर सभी रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं करने, कोई स्पेसिफिक है जो डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको कंडीशन देनी होगी वेयर क्लॉज में। तो यहाँ पर डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम, फिर वेयर क्लॉज लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन। जैसे हमें यहाँ पर सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसके लिए रोल नंबर 2 है, तो हमने यहाँ पर लिखा है वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो सिर्फ उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, बाकी सभी रिकॉर्ड्स वहीं रहेंगे। ठीक है, बट अगर हम ये वेयर क्लॉज प्रोवाइड करना भूल गए तो उस केस में क्या होगा, सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू करूं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहते हैं, सो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ फर्दर। ओके, बाय एवरीवन।